हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना और आज हम लोग जो हैं इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वर्ब के साथ। ठीक है, अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं फ्रॉम द स्टार्ट टू द एडवांस लेवल, साथ ही साथ मैं यहाँ पर वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, पूरी की पूरी ग्रामर सब कुछ कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी, सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी। स्पेसिफिकली अगर आप वन डे एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट या पूरी की पूरी सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप इंग्लिश को टारगेट कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश आने वाली है, तो आप मेरी इन वीडियोज़ से हेल्प ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ब के साथ। तो देखिए, वर्ब क्या होता है। वर्ब आज तक भी जो कुछ आपने स्कूल में समझा, सीखा, क्या सीखा। अगर आपने अपनी तैयारी से पहले तक की बात करूं, अगर आपको तैयारी करते हुए टाइम हो चुका है तो आप थोड़ा बहुत फिर भी समझ चुके होंगे। बट अगर आपने बिल्कुल आज से ही तैयारी करनी स्टार्ट की है तो आज तक आप सिर्फ इतना जानते होंगे जो कि हमारे स्कूल्स वगैरह में सिखाते थे, या बाद में और कुछ एडवांस भी सिखाया। तो हम जर्नली कितना जानते हैं वर्ब को कि वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मतलब कोई काम करना, इसको वर्ब कहते हैं। हम इतना जानते हैं। ठीक है, काम करना मतलब क्या? काम करने का मतलब गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना और पैसे कमा के लाने को ही काम कहते हैं, या फिर झाड़ू पोछा और बर्तन और साथ ही साथ खाने बनाने को ही काम कहते हैं क्या? या फिर सिर्फ पढ़ने लिखने को ही काम कहते हैं क्या? या पढ़ाने को ही काम कहते हैं क्या? उसके अलावा और सब चीज़ें काम नहीं होती हैं। तो देखिए, इंग्लिश के अंदर वर्ब के अंदर अगर आप स्माइल भी दे रहे हैं तो वो भी क्रिया है, वो भी काम है। जबकि स्माइल देना एक्चुअली बहुत बड़ा काम है। अगर मैं सच बताऊं तो आज की डेट में स्माइल करना एक्चुअली बहुत बड़ा काम है, जो कि बाकी दूसरे कामों से ज़्यादा मुश्किल है। तो स्माइल तो करते रहना चाहिए, ये बात हो गई बिल्कुल अलग। लेकिन स्माइल करना, हंसना, रोना, ये सभी के सब जो है काम और क्रिया कहलाई जाएंगी। साथ ही साथ अगर कोई किसी को प्यार करता है, कोई किसी को केयर करता है, कोई किसी को हेट करता है, कोई कुछ फील कर रहा है, मैं यहाँ पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ, तो ये सब भी जो फील करना है ना, ये भी काम है। इंग्लिश के अंदर ये भी काम है। ये सब छोड़िए, अगर आप किसी के साथ एग्री कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ डिसएग्री कर रहे हैं, आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट का मतलब आप किसी से लड़ भी रहे हैं, तो समझिए आप काम कर रहे हैं। आप बहस कर रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं। इंग्लिश के अंदर सब कुछ क्रिया है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन बोलती है वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्द या ऐसे शब्दों का समूह डेट इज यूज टू इंडिकेट डेट समथिंग हैपन। यहाँ देखिए, दो चीजों पर जोर डाला है इंग्लिश ने कि दो तरीके की चीजें इंग्लिश के अंदर वर्ब कहलाएंगी। कौन कौन सी हैं? समथिंग हैपन, कि कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। जो कुछ मैंने अभी तक बताया वो सब कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ हो रहा है। कोई किसी से प्यार करता है, कुछ हो रहा है। ठीक है, कोई किसी से हेट करता है, कुछ हो रहा है। मैं आपकी केयर करती हूँ, कुछ हो रहा है। आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, आप इन सब चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं। अब एक्शन का फिर वही मतलब है, कोई फिजिकली आप जो है कुछ कर रहे हो तो उसी को ही वर्ब नहीं कहेंगे इंग्लिश के अंदर। अगर कुछ चीज़ें दिख भी नहीं रही हैं तो भी वो काम के अंदर आएंगी, वो सब होते हैं वर्ब। तो इसका मतलब है समथिंग हैपन, कुछ हो रहा है, वो तो काम है ही। इतना तो भाई हमने सीखा ही था बचपन से लेके आज तक, इतना तो वर्ब मिनिमम, इतना तो हम सब जानते ही थे कि वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब काम, कुछ ना कुछ काम करना वर्ब होता है। इतना हम सब जानते थे। लेकिन जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि और एग्जिस्ट जो एक वर्ड आ रहा है उसका मतलब भी वर्ब होता है इंग्लिश के अंदर। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का होना। भाई कोई कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई कहीं पर प्रेजेंट है, उसकी कुछ अकरेंस है, कुछ मतलब उसकी व्यवस्था है, कुछ ना कुछ सिचुएशन में वो है। अगर वो वहाँ पर उपस्थित है, कुछ भी एग्जिस्टेंस है, उसकी अकरेंस है, स्टेट ऑफ बीइंग है, होना, किसी का अवस्था, जो भी अवस्था बताई जाए कि वो किस अवस्था में है,
ठीक है, मैं लड़की हूँ, वो लड़का है, अवस्था बताई जा रही है कि हम क्या हैं, तो वो सब भी वर्ब कहलाते हैं। मैं इस तरीके के वर्ब्स को अपनी लैंग्वेज में मानती हूँ हिडन वर्ब्स। ये कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता। मतलब हिडन वर्ब्स का मतलब है जो हमें आज तक नहीं पता थे, जो जब तक हमने बहुत ज़्यादा एक्चुअली बुक लेके वर्ब नहीं पढ़ना स्टार्ट किया था तब तक हमें नहीं पता थे। अगर कोई है जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ता है और आप उससे पूछ के देखिए वर्ब क्या होता है, तो वो बता ही देगा कि क्रिया होती है, किसी भी काम को करना वर्ब है। लेकिन ये नहीं बता पाएगा। ये उन्हीं को पता होंगे जो थोड़ा सा पढ़ रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना है, हमें एग्जाम देना है। तो स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं? इज, एम, आर, कैन, कुड, हैव, शुड, शैल, ये सब के सब, शैल, वुड, ये सब के सब जो है ना स्टेट ऑफ बीइंग मतलब एग्जिस्टेंस बताते हैं। ये रट लेना है, ये जानना नहीं है कि क्यों है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में ना आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आप उसको समझ के वहीं के वहीं रट लीजिए कि दो तरीके के वर्ब्स होते हैं। पहला होता है एक्शन वर्ब्स, जिसमें एक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन जो हमने बचपन से लेके आज तक जिस वर्ब को पढ़ा था, जिसको हम वर्ब मानते थे, वो सब एक्शन वर्ब के अंदर आएंगी। और जो हमारी अवस्था बताती है, जो हमारा होना बताती है, जो हमारी प्रेजेंस बताती है, वो सब कुछ जो है एग्जिस्ट के अंदर आएगी। मतलब कि स्टेट ऑफ बीइंग बता रही होंगी, उन सब में आएंगी। और ये जितने भी वर्ड्स हैं ना बेटा, ये सब वर्ड्स हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ बताने के लिए। या फिर किसी चीज, कोई चीज है आपके पास, जैसे आई हैव अ पेन, तो आपका पोजेशन बता रहे हैं, आपके पोजेशन बता रहे हैं कि आपके पास क्या चीज है। जब आपके पास कोई चीज होती है तो वो भी इसके अंदर ही आता है। उसमें हम हैव का यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। अब ये क्या है, बहुत ज्यादा डीप में कुछ मत जाइए। जिस दिन इंग्लिश खत्म करा रही होंगी ना, उस दिन आपको सब पता होगा, सब कुछ, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, ये सभी वर्ड्स जो हैं हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ये कौन से कहलाते हैं? एक्शन वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, जो आपको पता है, जो इजी हैं, वो सब एक्शन वर्ब होते हैं। जो ये छोटे छोटे से ये जो हेल्प करते हैं, ये सब सेंटेंस को हेल्प करते हैं। ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे होते हैं, ये सिर्फ छोटे छोटे से होते हैं जो अगर इंग्लिश नहीं पढ़ता है, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो नहीं पहचान पाएगा। आप पढ़ रहे हैं, आप पहचान लेंगे। ठीक है, तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं इन्हें। इनका दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी है। एग्जाम्पल देखते हैं पहले एक्शन वर्ब्स का। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ, तो मैं हो गया, मैं इज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट समझते हैं पहले, एक छोटी सी चीज़ है, बहुतों को आता होगा, लेकिन मैं क्योंकि बेसिक शुरू करा है, मैंने बोला आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से एडवांस तक जाऊंगी, तो मैं सब्जेक्ट बताती हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है ना बेटा, ज्यादातर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है। ज्यादातर, हर चीज की है ना एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि ये तो है ही, उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं। तो जो एक्सेप्शन है, मैं उसकी बात करूं तो हो सकता है वर्ब के आगे, कभी कभी सब्जेक्ट के आगे वर्ब भी लगता है, लेकिन ज़्यादातर में सब्जेक्ट जो है बिल्कुल स्टार्ट करता है, वो करता होता है, वो हीरो होता है सेंटेंस का, वो कुछ कर रहा होता है, उसके बारे में बात हो रही होती है, वही इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले कर रहा होता है। तो सब्जेक्ट हमेशा हीरो होता है। जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, भाई मैं फुटबॉल खेलती हूँ, मेरे बारे में बात हो रही है, मैं हीरो हूँ। ज़रूरी नहीं है लड़की हीरोइन ही हो, हीरो भी हो सकती है। तो आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पर प्ले क्या है? प्ले हमारा हो जाएगा वर्ब, प्ले हो जाएगा हमारा वर्ब। जैसे कि मैंने बताया रन, प्ले, कुक, लाफ, स्माइल, ये सब क्या है? वर्ब है। उसी तरीके से शी कुक्स वेल, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो यहाँ पर काम क्या कर रही है? खाना बना रही है, बनाना। खाना काम, खाना नहीं है वर्ब, बनाना काम है। तो कुक्स, कुक्स क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट भी समझा रही थी, तो यहाँ दोनों जगह मेरे बारे में बात कर रही है, हो रही है, मैं हीरो हूँ। आई और शी, या फिर शी, जो भी लड़की के बारे में बात हो रही है। देखो शी जो होता है ना, वो किसी भी लड़की के लिए यूज होता है, ही लड़के के लिए यूज होता है। ठीक है, तो शी मतलब हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो अच्छा खाना बनाती है, तो अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना भाई, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको सब्जेक्ट समझ में आया हो। डीपली जो है सब्जेक्ट मैं आने वाली वीडियोस में समझाऊंगी। जो समझ में ना आए ना, बिल्कुल उसे इग्नोर करते चलिए, मत समझने की कोशिश कीजिए, आगे जाकर आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स की या फिर उन वर्ड्स की जो हमने आज तक नहीं पढ़े थे, जो हमें नहीं पता था कि वर्ब होंगे। जैसे कि यहाँ पर एम है, यहाँ पर हैव है, ये दोनों क्या हैं? वर्ब है। कैसे हैं देखते हैं। मैं लड़की हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको इतना समझ में आ गया ना, ये सब्जेक्ट है।
ये क्लास सब्जेक्ट की नहीं है वर्ब की, लेकिन एक दो कॉन्सेप्ट अगर मैं साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आगे आपको बहुत आसानी रहेगी। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई है यहां पर, मैं लड़की हूं। तो किसने बताई मेरी एग्जिस्टेंस? मैंने बताया था, होना, हूं। अरे हूं, ठीक है, मैं लड़की हूं। किसी ने मेरी एक प्रेजेंस बताई है, मैं क्या हूं वो बताया, मेरी एग्जिस्टेंस बताई है। किस वर्ड ने बताई है? एम ने बताई है। यहां पर जो ए है ना बेटा, ये आर्टिकल है। ए, एम और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। जब आर्टिकल पढ़ाऊंगी तब बहुत अच्छे से समझाऊंगी क्यों आया ए, क्यों आएगा एम, सॉरी एन, और क्यों आएगा द। ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगी। ये मुझे एक्चुअली क्या है, मैंने इस तरीके से पढ़ाना बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है, तो ये बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो अगर वीडियो बीच बीच में इस वजह से डिस्टर्बेंस हो तो रियली सॉरी। धीरे धीरे मुझे भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। मैं पढ़ाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मुझे ये बोर्ड चलाना नहीं आता है, ठीक है। अब आई एम अ गर्ल, यहाँ बात हो रही थी, सॉरी आर्टिकल की बात हो रही थी। ए एम द कहाँ कहाँ आता है मैं बाद में बताऊंगी। तो ये तो पता चल गया आपको आर्टिकल है, तो इसको तो छोड़ दीजिए, ये दोनों चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये क्या बचा? बचा सिर्फ वर्ब, एम और हैव। मेरे पास पेन है, मैंने बताया था जो वर्ड्स जो है आपका पोसेशन बताते हैं कि आपके पास क्या है। आई हैव अ प्रॉपर्टी, मेरे पास प्रॉपर्टी है। तो जो चीज़ मेरे पास बताती है, आई हैव अ सिस्टर, मेरे पास बहन है, तो उसने क्या बताया? मेरे पास जो चीज़ है उस चीज़ को बताया। किस वर्ड ने बताया? हैव ने बताया। तो वो क्या होंगे? वो भी वर्ब होंगे, लेकिन कैसे वर्ब होंगे? ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब हैं। प्रॉपर काम नहीं करते हुए दिख रहा है, लेकिन हेल्प कर रहे हैं। ये हेल्पिंग नाम ही इसलिए क्योंकि ये हेल्प करते हैं सेंटेंस को फॉर्म होने के लिए। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ मैंने इस स्लाइड में क्या बताया। वर्ब का मतलब 2 चीज़ें होती हैं, या तो कुछ हो रहा हो या फिर एग्जिस्टेंस बता रहे हो रहा हो में वो सारी चीज़ें होंगी जो कि एक्शन वर्ब कहलाएंगी, मतलब जो कुछ ना कुछ हो रहा होगा जिनमें। और एग्जिस्टेंस वाली कौन सी होंगी? जिसके अंदर जो छोटे छोटे से हेल्पिंग वर्ब्स होंगे जो कि सेंटेंस को फ्रेम करने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ कुछ होना, किसी स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं, किसी चीज के होने को बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग अ वर्ब। इस चीज को ना आप समझ लीजिए, रट लीजिए कि कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता, कोई भी। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी सेंटेंस मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इसमें वर्ब बताइए। मैं आपको फॉर श्योर कमेंट करके बताऊंगी कि उसके अंदर वर्ब कौन सा है। कोई भी सेंटेंस, कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल, कुछ भी उठा लीजिए, छोटा सेंटेंस उठा लीजिए, उसके अंदर वर्ब जरूर होंगी, या तो हेल्पिंग होंगी या फिर एक्शन होंगी, लेकिन वर्ब जरूर होंगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हार्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। अब एक और चीज समझिए, स्ट्रक्चर बताती हूं मैं आपको। किसी भी सेंटेंस का ना ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। ये इस तरीके से फॉर्म होता ही होता है। सबसे पहले क्या होता है? लिखा तो हुआ ही है, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा हीरो होता है, ऐसे याद कीजिए। क्या होता है ये? हीरो। हीरो। अब ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ना, ये एक पिक्चर है, एक मूवी है। क्या है ये? मूवी है, ऐसे समझिए। ये मूवी है, ये मूवी का हीरो है, ये मूवी की हीरोइन होती है। क्या होती है? हीरोइन होती है। मूवी की क्या होती है? हीरोइन। और ये जो बीच में होती है ना वर्ब, ये कहानी होती है, स्टोरी। कोई भी हीरो लेके आ जाओ, कोई भी हीरोइन लेके आ जाओ, अगर स्टोरी अच्छी नहीं है तो आप फ्लॉप कर देंगे, आप उसे देखने नहीं जाएंगे। पब्लिक उसे फ्लॉप कर देती है। मतलब वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है ना। जिस तरीके से कहानी ज़रूरी है किसी भी पिक्चर को बनने के लिए, किसी भी मूवी को बनने के लिए, उसी तरीके से किसी भी सेंटेंस को क्रिएट होने के लिए, पूरा होने के लिए, मीनिंगफुल होने के लिए। सेंटेंस तो मैं बना के दिखा दूंगी, अभी बनाती हूँ थोड़ी देर में, लेकिन वो मीनिंग नहीं निकलेगा उसका। कहानी, पिक्चर तो बहुत आती है, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं होती, वो इंटरेस्टिंग नहीं होती, वो हिट नहीं होती, वो फ्लॉप हो जाती है। ऐसी फ्लॉप सेंटेंस भी फ्लॉप हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, ये हीरोइन है। अब इससे एक और बात समझ में आती है। इसका मतलब ये है कि कहानी, बहुत सारी आपने मूवीज ऐसी देखी होंगी जिसमें हीरोइन नहीं होती, फिर भी वो पिक्चर चलती है। मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एक मूवी को हिट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। हीरोइन किसी किसी में होती है, ज़्यादातर में होती है, किसी किसी में नहीं भी होती है तो भी काम चल जाता है। सेम ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है हो ही, कहीं कहीं नहीं भी होगा, हमारा काम चल जाएगा। तो आपको समझ में आया? ये स्ट्रक्चर होता है।
सेंटेंस कहानी है, सॉरी पूरा का पूरी मूवी है, उसके अंदर हमारा जो वर्ब है ना वो स्टोरी है। बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने अभी आपको कहा था बिना स्टोरी के मैं कोई एक मूवी बताती हूँ। तो जैसे कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है, शी की बात हो रही है, ही की कर लो क्योंकि बार बार शी की बात कर रही हूँ, ही की कर लो, वो गाना गाता है, सब्जेक्ट हो गया क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो गाना गाता है तो यहाँ पर सिंग्स क्या हो गया, वर्ब। गाना जो हमारा गाना हुआ, गाने को गाना हमारा वर्ब हुआ। उसके बाद अ सॉन्ग, ए आर्टिकल है, आर्टिकल बाद में बताऊंगी आर्टिकल। सॉन्ग जो है हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब एक सेंटेंस बना के देखते हैं। अगर हमने इसमें से सिंग्स हटा दिया, शी अ सॉन्ग बिना वर्ब के, शी अ सॉन्ग सेंटेंस ही नहीं है, गलत, मीनिंग ही नहीं निकलेगा। लेकिन अभी ना ऑब्जेक्ट हटा दो, शी सिंग्स, वो गाती है, मीनिंग निकल रहा है क्या? निकल रहा है भाई, मैंने अभी बताया सब्जेक्ट और वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कुछ कुछ ऐसे ऐसे दो दो वर्ड्स के भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, जो जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। तो एक्सेप्शंस हर जगह है, सब्जेक्ट भी एक आध जगह नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊंगी क्यों नहीं होता, फिर वो मूवी नहीं होती, वो कुछ और होता है। तो ऐसे भी चीज़ें हैं जहाँ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन 99% केसेस में है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वर्ब तो किसी भी सेंटेंस में हो ही नहीं सकता कि है नहीं, या तो फिर वो वर्ड रह जाएगा, सेंटेंस कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, अब यूसेज देखते हैं। देखो हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक चीज़ पढ़ी एक्शन वर्ब, ठीक है, एक चीज़ पढ़ी हेल्पिंग वर्ब। तो मैं ये पूछूंगी आपसे, या मैं आपको ये बताना चाहूंगी, पूछती नहीं हूं क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, पूछ नहीं सकते। एक एक्शन वर्ब है और एक हेल्पिंग वर्ब है, क्या ये दोनों किसी एक सिंगल सेंटेंस में आ सकते हैं, या कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? क्या सिंगल एक्शन वर्ब के साथ बिना हेल्पिंग वर्ब यूज करे कोई सेंटेंस बन जाएगा, या क्या खाली हेल्पिंग वर्ब के साथ बिना एक्शन वर्ब यूज करे सेंटेंस बन जाएगा, या क्या दोनों को यूज करूं तो सेंटेंस बन जाएगा? तीनों सेंटेंस जो है, तीनों तरीके सही हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें खाली एक्शन वर्ब आता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं खाली हेल्पिंग वर्ब आता है, और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों आते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। राम ईट्स एन एप्पल। राम is here with an apple। और तीसरा, राम eats an apple, राम is here with an apple, राम is eating an apple। अब देखिए ये तीन सेंटेंसेस हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं, ये तो मैं सीख ही जाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ राम हमारा है ना सब्जेक्ट है, क्योंकि राम की बात हो रही है। यहाँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बताते हुए चलती हूँ। ठीक है, अब राम क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए ईट्स एन एप्पल, एन एप्पल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ईट्स खाली एक वर्ब है, कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, खाना है, खा रहा है, तो यहाँ क्या हो गई, ये हो गई एक्शन वर्ब, एवी। राम इज हियर विद एन एप्पल, क्या कहीं पर भी इज के अलावा, इज कौन सी है हमारी, हेल्पिंग वर्ब, ये रही इज। ये मैं ऐसा है, मैं आने वाली क्लासेस में मैं एक और चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं एक साथ आपको वर्ब पढ़ाने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। जैसे कि किसी क्लास के अंदर मैं पूरी एक्शन वर्ब समझाऊंगी, फिर हेल्पिंग के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे, जैसे प्राइमरी भी होते हैं और मॉडल्स भी होते हैं, तो किसी में मैं फिर प्राइमरी पढ़ाऊंगी, फिर मैं आगे जाकर मॉडल्स पढ़ाऊंगी, ताकि ना आपको ऐसा ना लगे कि शिट वर्ब जो है वो बहुत बड़ा एक कलेस है ज़िंदगी का, ऐसा ना लगे। धीरे 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 सीखेंगे ना तो आपको समझ में भी आएगा, कलेस भी नहीं फील होगा। ठीक है, तो जैसे इज है, इज क्या है, अगेन इज एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, खाली एक हेल्पिंग वर्ब आई, बन गया। अब यहाँ पर देखिए इज भी है और ईटिंग भी है। इज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ईटिंग। ईटिंग हमारा एक्शन वर्ब है। दोनों आ गए या नहीं आ गए? तो इसका मतलब ये है कि तीनों तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। राम इज इन
Delhi. Ram went to Delhi. Ram is गोइंग दिल्ली. मीनिंग समझते हैं. राम दिल्ली में है, राम दिल्ली गया था, राम वेंट टू दिल्ली. राम इज गोइंग दिल्ली, राम दिल्ली जा रहा है. 3 सेंटेंसेस बनाए हैं. तीनों के अंदर समझिए, इसके अंदर खाली इज है. ये प्रिपोजिशन कहलाते हैं. जो कुछ भी एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है वो मत समझने की कोशिश कीजिए. मैं इंग्लिश में आगे आप फर्दर वीडियोस में सब समझाऊंगी. ये तो सब्जेक्ट आपको सबको दिखाई दे रहा है. दिल्ली हमारा सबको दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट है. ठीक है, लास्ट में आता है. अब राम इज इन दिल्ली लिखा है. इज जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया. क्या कोई और वर्ब है सेंटेंस में? नहीं है. दूसरा राम वेंट टू दिल्ली, राम वेंट्स टू दिल्ली. अब खाली वेंट कर दो इसे, राम वेंट टू दिल्ली. अब यहां पर क्या है? ये हो गया हमारा एक्शन वर्ब. अब वेंट क्या है? गो, वेंट, गॉन. गो की 3 फॉर्म है. गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन. गो, वेंट, गॉन. ये गो की फॉर्म्स हैं. ये जो वर्ब्स है ना, वर्ब की फॉर्म्स है. मैं आपको जब भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट कराऊंगी या फिर एक्शन वर्ब भी पढ़ाऊंगी आगे, तो मैं आपको ये भी समझाऊंगी. अभी आप ये समझ लीजिए, जितने भी हमारे एक्शन वर्ब्स होते हैं ना, जितने भी, वो 3 फॉर्म्स में होते हैं. 3 की जगह और भी ING फॉर्म भी होते हैं और SES फॉर्म भी होती हैं. अगर आपकी ये मेरी बातें जो है आपके सिर के ऊपर से जा रही हैं तो उसे जाने दीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब समझाऊंगी. अभी बस आप इतना समझिए कि गो, वेंट, गॉन. ये मेरा पेन नहीं चल रहा है. गो, वेंट, गॉन. तो ये जो वेंट है ना, ये सेकंड फॉर्म है. आप इनमें से कोई भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. सबकी सब वर्ब ही कहलाएंगी. सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं. राम दिल्ली गया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां भी यूज होती है वहां हमेशा पास्ट की बात हो रही होती है. जहां पास्ट की बात हो रही होती है वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम यूज करते हैं. तो यहां हमें इतना समझ में आया, राम दिल्ली गया था. ये जो वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है. इसका मतलब एक्शन वर्ब यूज हुआ है. तो ये हो गई हमारी एक्शन वर्ब. उसके बाद बात कर रहे हैं राम इज गोइंग दिल्ली. अब ये क्या है? इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग हमारी एक्शन वर्ब है. आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल. राम इज गोइंग दिल्ली एक एग्जाम्पल है ऐसे सेंटेंस का जहां पर दोनों वर्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है. तो आपको तीनों की तीनों जो सिचुएशंस हैं वो समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से एक ही सेंटेंस किस तरीके से अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं. हमें करना नहीं है लेकिन होता है, मैं आपको ये बता रही हूँ. ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मेन वर्ब की. अब आ जाइए मेन वर्ब पर. देखो मैंने बताया एक मेन वर्ब है. वर्ब के 2 पार्ट हो गए, एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया, आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे. मेन वर्ब के 2 पार्ट हो गए. पहला हो गया फाइनाइट, नॉन फाइनाइट. फाइनाइट क्या होता है वो भी बाद में पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट क्या होता है वो भी बात करेंगे. अब उसके नीचे है, जैसे आप समझते हैं ना, ये एक शाखा है, ये एक रूट है, शाखा कह लो, जो कुछ कह लो, उसके फिर रूट और रूट, फिर उसके भी और रूट. तो हम जो है ना डीप में घुस रहे हैं. हम सबसे डीपेस्ट पॉइंट को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब मेन वर्ब 2 पार्ट में डिवाइड होगी, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट. उसके बाद फाइनाइट को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, डेट इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. तो बताइए ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसी वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होती हैं. किस पे डिपेंडेंट होती है? उन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए. मतलब वहां वो वर्ब्स जिनको स्टोरी में हीरोइन चाहिए ही चाहिए. स्टोरी को हिट कराने के लिए, मूवी को हिट कराना है, तो इन वर्ब्स के साथ में सब्जेक्ट तो होगा ही, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब होगी, वर्ब के साथ में इन सेंटेंसेस को हीरोइन चाहिए. बस आप ये समझ लिए, इन्हें हीरोइन नहीं चाहिए हिट होने के लिए. इनका मीनिंग अगर आप समझना चाहते हैं सेंटेंसेस का तो हीरोइन लेके आइए. अगर आप कहानी को समझना चाहते हैं तो हीरोइन चाहिए. यहां पर अगर आप कहानी को समझना चाहते हैं तो बिना हीरोइन के खाली हीरो और कहानी मिलकर भी पिक्चर को हिट करा ले रहे हैं, ऐसा समझिए. अब ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं, मैंने जैसे बताया, हीरोइन पे डिपेंड होते हैं, चाहिए ही चाहिए. दिस रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू नो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. अगर आप सेंटेंस का मीनिंग निकालना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो आपको ऑब्जेक्ट पता होना ही चाहिए. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट
बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। अब हम जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी रीड्स अ बुक, वो बुक रीड करती है, ठीक है। अब हमेशा एक चीज देखनी है आपको, अगर आपको ये पता लगाना है कि ये ट्रांजिटिव है वर्ब है या नहीं है, तो आप उससे एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, ये टिप है समझने की। आप जो भी वर्ब हो ना, वर्ब के साथ में वॉट लगाइए या फिर हुम लगाइए। क्या लगाइए, या तो क्या लगाइए या किसको लगाइए, पूछिए, ये दो क्वेश्चन कीजिएगा। अगर आंसर मिल गया तो वो ट्रांजिटिव है, अगर आंसर नहीं मिला तो वो इनट्रांजिटिव है। यहां मैंने क्या समझाया, एक तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, मीनिंग समझने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो मीनिंग समझ में नहीं आएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है पूरा सेंटेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, मीनिंग समझ में आया तो वो वर्ब ट्रांजिटिव हुई, नहीं आया तो इनट्रांजिटिव हुई। जैसे कि शी रीड्स अ बुक, अब यहां पर हमारा रीड्स क्या है, हमारी रीड जो है ना वो वर्ब है, वर्ब के आगे लगाइए वॉट लगाइए, पहले इसको लगाना है, यहां से आंसर ना आए फिर इसको लगाइए, यहां से भी ना आए तो वो इंट्रांजिटिव हो गई, ठीक है। अब जैसे कि शी रीड्स अ बुक, शी रीड्स वॉट, आंसर मिला, मिल रहा है। अब बुक, वो क्या रीड करती है, बुक रीड करती है, आंसर मिल गया तो मतलब ट्रांजिटिव हो गई, ठीक है। राम ईट्स एन एप्पल, आप कहेंगे मैम राम को ईट कराती रहती हैं एप्पल, तो देखिए भगवान को तो भोग लगाना पड़ेगा, चाहे फिर वो आप हो या मैं हूं, अगर हमें सक्सेसफुल होना है। तो राम ईट्स एन एप्पल, राम क्या खा रहा है, सेब खा रहा है, ठीक है। राम ईट्स वॉट, आंसर मिला है क्या, पहले ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दूसरे पे तो जाना ही नहीं है, हाँ मिल गया ना एप्पल। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई, कौन सी हुई, ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी हुई। उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं, ही स्लीप्स, वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, ही स्लीप्स, वो सोता है, सॉरी ये मिस्टेक होगी, ही स्लीप्स, वो सोता है। अब ही स्लीप्स वॉट लगाइए या फिर हुम लगाइए, वो सोता है क्या, कोई आंसर मिल रहा है सेंटेंस के अंदर, नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये कौन सी वर्ब हुई, ये इनट्रांजिटिव वर्ब हुई, इनट्रांजिटिव वर्ब हुई। अब राम स्पीक्स लाउडली, स्पीक्स हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद में वॉट लगाइए, वर्ब के बाद में क्या लगाइए, वॉट लगाइए। राम स्पीक्स क्या, क्या स्पीक कर रहा है, पता चला, नहीं पता चला, वो लाउडली स्पीक करता है। राम कैसे स्पीक करता है, हाउ का आंसर दे रहा है, हाउ, हमें हाउ का आंसर चाहिए ही नहीं, हमें तो व्हाट और हुम का आंसर चाहिए। हाउ मतलब कैसे, कैसे का आंसर नहीं चाहिए, क्या और किसको का आंसर चाहिए, ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है समझने के लिए। आप कोई और क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते, ये समझिए ट्रांजिटिव वर्ब एक ओबीडियंट स्टूडेंट है, ओबीडियंट स्टूडेंट मतलब आज्ञाकारी, आपको जवाब देगा, लेकिन जवाब दो ही क्वेश्चंस के देगा, क्या क्या और किसको का, व्हाट का और हुम का। अगर आपने वॉट या हुम लगाया है और उसका आंसर मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर इन दोनों का आंसर नहीं मिलता फिर चाहे किसी और बात का कितना ही आंसर देता रहे वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा। तो राम स्लीप्स, सॉरी राम स्पीक्स लाउडली, कैसे बोलता है, इसका आंसर तो मिल रहा है, ये एडवर्ब हो गया। एडवर्ब समझते हैं, वर्ब की विशेषता बताता है। स्पीक्स एक वर्ब है, कैसे, काम कैसे हुआ, बात कैसे करता है, वो तेज बात करता है, एडवर्ब है जो कि किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, उसे एडवर्ब कहते हैं। एक और तरीका मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ये आपकी मर्जी है समझना है या फिर जाने देना है, ये आपकी मर्जी रहेगी। अभी आपने सिर्फ इतना सीख लिया तो भी आप पता लगा लेंगे। एक और पता लगाने का तरीका ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा जो है उसका ऑब्जेक्ट या फिर लास्ट जो होगा ना वो या तो नाउन से होगा या प्रोनाउन से होगा। ट्रांजिटिव आप चाहो तो इन्हीं एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, बुक नाउन है, एप्पल नाउन है, यहाँ पर तो कुछ आया ही नहीं, वर्ब के साथ एंड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इनट्रांजिटिव। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो किसके साथ एंड होते हैं, वो या तो एंड होंगे आपके एडवर्ब के साथ या फिर उसके बाद में प्रिपोजिशन आएगा। अब आप कहेंगे मैम प्रिपोजिशन क्या होता है, ऑन, इन, एट, बाय, विद, अंडर, ये सब प्रिपोजिशन होते हैं। दोबारा मैं बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा जो कुछ दिखाई दे उसे जाने दीजिए, आगे समझाऊंगी, ठीक है। तो या तो
अगर हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव या तो नाउन पे एंड हो रहा होगा या प्रोनाउन पे एंड हो रहा होगा। अब यहाँ पर लाउडली है, लाउडली एडवर्ब है। मैंने बताया जब एडवर्ब पर एंड हो रहा हो सेंटेंस या प्रिपोजिशन जस्ट उसके बाद में आ रहा हो, वर्ब के जस्ट बाद में प्रिपोजिशन है, तो आप समझ जाइए वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये अभी यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि लाउडली एक एडवर्ब है। अब अगर हम बात करें, शी सेंट हर फ्रेंड अ लेटर, उसने अपनी दोस्त को लेटर भेजा। यहाँ पर सेंट क्या है? भेजा, भेजा है ना, काम किया है। यहाँ वर्ब है, वर्ब से दो क्वेश्चन कीजिए। सी सेंट वॉट, पहले वॉट लगाइए। उसने भेजा क्या? क्या आपको सेंटेंस में पता चल रहा है उसने क्या भेजा? हाँ पता चल रहा है ना, लेटर भेजा। यहाँ पर तो ये भी पता चल रहा है कि किसको भेजा, फ्रेंड को भेजा। दोनों आंसर मिल गए, मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इन लिख दिया था, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं। ही वॉकड इन टू द रूम, ही वॉकड, वो रूम में चलकर आया। चलना क्या है? हमारी वर्ब है, दिस इज वर्ब। वर्ब के आगे लगाओ तो जरा, क्या? ही वॉकड वॉट, पता चल रहा है वो वॉक क्या करके आया? नहीं। किसको? ही वॉकड हुम, नहीं पता चल रहा। अब बोलोगे मैम इनटू द रूम पता तो चल रहा है, ये पता चल रहा है वो कहाँ चल के आया, क्या चल के आया, किसको चल के आया। क्वेश्चन भी गलत है, आंसर इसीलिए नहीं मिल रहे। क्वेश्चन खुद ब खुद अनयूजुअल से लगेंगे, बहुत ही अजीब से लगेंगे कि क्वेश्चन भी नहीं बन रहा। ही वॉकड वॉट, कोई क्वेश्चन का मीनिंग नहीं है, आंसर तो कहां से देगा। ही वॉकड हुम, क्वेश्चन का अगेन मीनिंग नहीं मिल रहा, तो आंसर कहां से मिलेगा? तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही वॉकड इनटू द रूम। ठीक है, अब इनटू क्या है? इनटू क्या है? इनटू प्रिपोजिशन है। इनटू हमारा प्रिपोजिशन कहलाता है। मैंने बताया था या तो वर्ब के जस्ट बाद में एडवर्ब आएगा या फिर प्रिपोजिशन आएगा, तो वो सब क्या हो जाएंगे? इंट्रांजिटिव। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, एक और बात बताती हूँ। इफ अ वर्ब इज फॉलोड बाय, यही जो मैंने बताई वही लिखी हुई है। इफ अ वर्ब इज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन देन दे विल कंसीडर्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के जस्ट बाद में नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और अगर वर्ब के बाद में एडवर्ब या प्रिपोजिशन आ जाए तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया हो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ में आया हो। सम वर्ब्स कैन बी बोथ, कुछ वर्ब्स जो हैं दोनों हो सकते हैं, ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। अब यहाँ ना मीनिंग समझिए, मीनिंग ही गलत हो जाए, चेंज हो जाएगा सेंटेंस का। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, ही रन्स एवरी मॉर्निंग। अब लगाइए क्वेश्चन, ही रन्स क्या पता चल रहा है? ही रन्स क्या? एवरी मॉर्निंग का आंसर तो नहीं मिल रहा ना, क्या क्या आंसर नहीं है एवरी मॉर्निंग। ही रन्स होम, किसको चलाता है? नहीं पता चला, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव। ठीक है, अब यहां लगाइए ही रन्स क्या? ही रन्स अ कंपनी, बता दिया आंसर। तो ही रन्स दोनों सेम है, तो कई बार रन का यहां पर देखिए दो मीनिंग है, एक है दौड़ना और एक का मतलब है चलाना। रन को दो तरीके से यूज किया गया है, तो इसी वजह से उसके आगे लगा हुआ वर्ड जो है मीनिंग बदल दे रहा है सेंटेंस का। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो सिर्फ क्या और किसको लगाना है, व्हाट और हुम लगाना है, आंसर आ जाता है। ट्रांजिटिव हो गया, नहीं आया नहीं हुआ। ही रीड्स एवरी नाइट, वो हर रात पढ़ता है। ठीक है, ही रीड्स अ बुक एवरी नाइट, वो क्या पढ़ता है? बुक पढ़ता है हर रात। यहां पर क्या का आंसर मिल रहा है आप देखिए, ही रीड्स एवरी नाइट। ही रीड्स व्हाट नहीं मिल रहा, हुम नहीं मिल रहा। ही रीड्स अ बुक एवरी नाइट, जैसे ही बुक आ गया मतलब कि आप देखिए वर्ब के साथ में नाउन आ गया। क्या आ गया? नाउन। इसको भूल जाइए, ये आर्टिकल है, मैं बाद में समझाऊंगी। ही रीड्स अ बुक एवरी नाइट, यहां पर आंसर मिल गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रांजिटिव और ये हो गया intransitive. I hope I am clear to you all. ठीक है,
ये हमने पढ़ा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, फिर भी इंट्रांजिटिव को थोड़ा सा और देखते हैं। दे डोंट नीड ऑब्जेक्ट टू मेक अ मीनिंग और टू नो द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इन्हें हीरोइन की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सफिशिएंट है। ये बोलते हैं हीरो दे दो, कहानी दे दो, हम हिट हो जाएंगे, कहानी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल्स से पढ़ते हैं। ही स्लीप्स अर्ली, आंसर मिल रहा है क्या का? ही स्लीप्स क्या का भी नहीं मिल रहा और किसको का भी नहीं मिल रहा, ठीक है, किसी का भी नहीं मिल रहा, इसीलिए ये क्या हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। वी लाफ्ड लाउडली, मैंने अभी बताया था एडवर्ब के साथ एंड कर रहा है, ये एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है? वी लाफ्ड, हम बहुत तेज हंसे। वी लाफ्ड लाउडली, लाफ क्या हो गया यहाँ पर? हमारी वर्ब हो गई। वर्ब के साथ में वर्ब की विशेषता बता रहा है, हम कैसे हंसे ये बता रहा है। क्या हंसे, किसको हंसे नहीं बता रहा है। क्वेश्चन ही आपको अनयूजुअल लगेगा, इंट्रांजिटिव हो गया। दे अराइव्ड लेट, वो लेट पहुंचे। अब अराइव क्या हुआ? पहुंचना क्या है? वर्ब है। ये बता रहे हैं कि पहुंचे कैसे, लेट पहुंचे हैं। फिर से विशेषता बता रहे हैं, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये एडवर्ब हो गया, लेकिन ये हमारा नाउन या प्रोनाउन नहीं है। साथ ही साथ कैसे, क्या पहुंचे या किसको पहुंचे नहीं बता रहा है। क्या बता रहा है? कैसे पहुंचे। कैसे का आंसर तो हमें चाहिए ही नहीं ना, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। उसके बाद शी सैंग, उसने गाया। क्या गाया? नहीं पता। किसको गाया? नहीं पता। क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, फ्लावर्स बसंत में खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बाहर आ जाती है। द फ्लावर जो है, ब्लूम, ब्लूम क्या है? हमारी वर्ब है। वर्ब के साथ में क्या लगा हुआ है? प्रिपोजिशन लगा हुआ है बेटा, मैंने आपको बताया था ये प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन में आगे समझाऊंगी क्या होते हैं, लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे वर्ड्स प्रिपोजिशन कहलाते हैं। तो क्या प्रिपोजिशन जब भी वर्ब के जस्ट बाद में आए तो वो ऑटोमेटिकली इंट्रांजिटिव है। और आप क्वेश्चन में क्वेश्चन लगा के देख लीजिए, द फ्लावर्स ब्लूम्स, क्या ब्लूम होता है? नहीं पता। कब होता है ये पता है, स्प्रिंग में होता है, बसंत में होता है, ये तो पता चल रहा है। कब होता है ये पता चल रहा है, क्या होता है, किसको होता है, ये कुछ नहीं पता चल रहा। एक और बात, वी कैन नॉट मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जब मैं एक्टिव और पैसिव पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी, लेकिन अभी ना आप एक चीज़ समझ लीजिए। दो तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक होती है पैसिव वॉइस। हमें है ना, जब भी हम एक्टिव और पैसिव बनाएंगे, हमें एक्टिव को पैसिव बनाना होता है। अब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। जब भी हम उसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये जो लास्ट वाला होता है ना, नाउन या प्रोनाउन, इसको हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, स्टार्टिंग हो जाती है, वो सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब भी हम ऐसे लिखेंगे और बाय लगा के पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं हम लोग, बाय लगा के। ये आपको बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, बहुत दिमाग नहीं मारना, बहुत टेंशन नहीं लेना क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर समझाऊंगी इसके ऊपर। लेकिन अभी मैं ना आपको एक जर्नल ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको हम फर्स्ट में लिखते हैं और बाय लगा के सेंटेंस बना देते हैं, उसे ही हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाया, हम ये बोलते हैं। जैसे कि आई राइट लेटर, ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या लिख दिया? उसको उल्टा बनाया। आ लेटर, इसको हम नीचे ले गए सबसे पहले। देखो, जो सबसे लास्ट था उसको पहले लिखा। आ लेटर इज रिटन बाय, बाय लगा के, हिम लगा के, मैं बताऊंगी पूरे रूल्स, उसको हमने पैसिव वॉइस बना लिया। हम कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस नहीं बना पाते। क्यों भाई? इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ही किसके साथ हो रही हैं? या तो एडवर्ब के साथ हो रही हैं, या फिर प्रीपोजिशन लगने के बाद कुछ ना कुछ आ रहा है, ठीक है, एडवर्ब या कुछ भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है वहां पर। भाई वहां ना तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, बहुत सारे सेंटेंसेस में तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, किसी में प्रीपोजिशन लगा हुआ होगा, किसी में एडवर्ब आएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वहां ना तो लास्ट में नाउन है ना प्रोनाउन है। एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए सेंटेंस के एंड में हमें नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत होती है, जिसको हम पैसिव में बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आते हैं। तो बहुत छोटी सी बात थी कि हम इसको पैसिव वॉइस नहीं बना सकते।
इंट्रांजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को हम कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। दो वर्ब हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं, इंग्लिश का रूल है। क्यों है, क्या है, बहुत ज़्यादा पीछे पढ़ना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ों को अगर एग्जाम क्रैक करना है तो रट लेना चाहिए कि अराइव और डाई हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में या तो कंप्लीटेड सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। आप किसी को जो है ना पहुंचा नहीं सकते, यू कैन नॉट अराइव, आप किसी को पहुंचा नहीं सकते। या फिर हाथ पकड़ के किसी को पहुंचा रहे हैं तो या तो किसी जगह पर पहुंचाएंगे या किसी समय पर पहुंचाएंगे। जगह और समय जैसे ही आप बताएंगे प्रिपोजिशन आ जाएगा, क्योंकि प्रिपोजिशन का क्या क्या आ जाएगा, एट, इन और ऑन, जगह के लिए यूज होंगे या फिर समय के लिए यूज होंगे। क्या हो गया, प्रिपोजिशन हो गया। जैसी प्रिपोजिशन लगता है तो मैंने क्या बताया, वो ऑटोमेटिकली इंट्रांजिटिव हो जाएगा। या फिर वो एडवर्ब बता रहा होगा कि आप लेट पहुंचे, जल्दी पहुंचे, सुबह पहुंचे, शाम को पहुंचे, कब पहुंचे और कैसे पहुंचे बता रहा होगा। क्या पहुंचे और किसको पहुंचे तब भी नहीं बता रहा होगा। तो ही अराइव्ड लेट, लेट क्या है, हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब से एंड होगा तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको क्या बताया था, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। दे अराइव्ड एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर पहुंचे, एट लग गया। मैंने आपको बताया ना, हमेशा है तो प्रिपोजिशन या एडवर्ब, यही दो चीजें लग सकती हैं। और अपने आप में ही कंप्लीटेड सेंटेंस होता है, यू कैन नॉट अराइव समथिंग, किसी चीज को पहुंचा नहीं सकते हो। अब सेकंड वर्ड समझिए, डाई। डाई का मतलब होता है मरना। डाई हमेशा इंग्लिश में नेचुरल फिनोमिना के तौर पर यूज होता है। आप कभी भी किसी को मारेंगे तो उसके लिए किल यूज करेंगे, मर्डर यूज करेंगे, लेकिन जब भी आप किसी के लिए बोलेंगे ना डाई, ही डाइड, ही डाइड, वो मर गया। मर गया का मतलब क्या है, वो नेचुरली मरा होगा, आप डाई को तभी यूज करेंगे। अब जैसे कि मैं बता देती हूँ कैसे होगा एग्जाम्पल्स के तौर पर। ही डाइड पीसफुली, आप डाइड के साथ में क्या लगा रहे हैं, एडवर्ब ही लगा पाएंगे। कैसे मरा, कैंसर से मरा, पीसफुली मरा, ऊपर से कूद के मरा, आप क्या लगाएंगे, कैसे का आंसर मिलेगा, क्या का या फिर किसको का आंसर नहीं मिलेगा। भाई उसने किसको मारा, तो फिर तो आप ऑटोमेटिकली किल लगा दोगे ना, क्योंकि आपने मारा। लेकिन कोई अगर नेचुरली मरेगा तो आप लगाओगे क्या, डाई। नेचुरली मरने के लिए वर्ड ही इंग्लिश ने डाई बनाया है, इसीलिए ऑटोमेटिकली डाइड, डाई, डाइंग, इन सभी के साथ में क्या लगाते हैं, क्या बोलते हैं, जिस भी सेंटेंस में ये आए उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस भी सेंटेंसेस में डाई और अराइव आती है, रट लीजिए, उन दोनों ही वर्ब्स को आप इंट्रांजिटिव कहेंगे। आंख बंद करके टिक करना है कि ये इंट्रांजिटिव है, ठीक है। आज हमने एक्शन वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ा है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, उसके बाद में हम उसकी अगली क्लास में हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी होते हैं, साथ ही साथ मॉडल्स होते हैं, वो हम और अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।